हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द मास्टर क्लास विद पीसी में। आज हम लेके आए हैं कक्षा 10 के मैथ का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर में आप कॉन्सेप्ट, उदाहरण और जितना क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन का सॉल्व भी आपको कराया जाएगा। प्लस में आप यह भी जान लीजिए कि इसी यूट्यूब चैनल पर आपको है ना क्लास 10th एंड 12 का सारा विषय की तैयारी जो है ना कराई जाएगी। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जो भी है, कॉमर्स तो नहीं है लेकिन हमें साइंस आर्ट्स में जो भी विषय आता है समझे, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, भौतिकी, विज्ञान यानी रसायन शास्त्र, बायोलॉजी, सारा विषय का तैयारी एक ही यूट्यूब चैनल पर कराया जाएगा। अगर मैं आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। चैप्टर का नाम है रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। उसको याद रखिएगा और इसको आप बहुत बारीकी से तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? बाबू मेरे, आप जानते हैं मेरे भाई कि प्राकृत संख्या यानी कि गिनती की संख्या को कहा जाता है? प्राकृत संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाते हैं। तो अब बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। प्राकृत संख्या जो है ना, गिनते कहाँ से, यानी कि कहाँ से स्टार्ट करते हैं गिनती को? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 डॉट 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 आगे तक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप एक सवाल उठा सकते हैं कि आखिर सर सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा? तो कहोगे सर प्राकृत संख्या तो ये है, सबसे छोटा कौन? सबसे छोटा क्या होगा? ए यानी कि 1। तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या होगा वो 1 होगा। सबसे बड़ा प्राकृत संख्या क्या होगा? बाबू मेरे ये इन्फिनेटिव है, ये अनंत तक है, इसका कोई नहीं है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्राकृत संख्या अनंत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर में आ रहा है, आप नोट करना चाहते हैं तो कॉपी में उतार कर लिख सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरा नंबर में है पूर्ण संख्या। हाँ, एक चीज बता दूं कि प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, ठीक है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या के समूह में, प्राकृत संख्या के समूह में यदि हम शून्य जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या के समूह में शून्य जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा पूर्ण संख्या। सुनाई दे रहा है आवाज? तो प्राकृत संख्या कौन है? तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इससे आगे। तो यहाँ पर क्या करना है? शून्य जोड़ना है कि पहले शून्य जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके वीडियो को है ना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए तीसरा टॉपिक की बात करें तो तीसरा टॉपिक क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक को इंग्लिश बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। तो पूर्णांक इसको कहते हैं यदि प्राकृत संख्या यानी पूर्ण संख्या के समूह में यदि ऋणात्मक चिन्ह जोड़ दिया जाए। पूर्ण संख्या कौन है आपका? तो पूर्ण संख्या अभी ना बताते 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, इसमें ऋणात्मक चिन्ह जोड़ दिया जाए, यानी कि ऋणात्मक को मतलब माइनस। तो कैसे होगा? तो 0 1 2 3 4 5, ये तो मैंने पूर्ण संख्या लिख लिया। अब यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। तो अब माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, आपका काम बन जाएगा, ठीक है।
तो आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। आगे है आपका परिमेय संख्या। आपको पता है कि सारा ये नंबर का खेल है और प्राकृतिक संख्या का ही खेल है, पूर्ण संख्या का खेल, इससे बाहर कुछ नहीं, समझे। तो परिमेय संख्या, उसके बाद आप पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या, समझे। उसके बाद और बहुत सारा चीज़ पढ़ाएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लिए, बने रहिए वीडियो को। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं, यानी कि p/q के रूप में, p/q के रूप में लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे 2/5, 7/5, 2/3, ये सब क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। और याद रखिए, मैं एक चीज़ और बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में तो मोहर मारकर 100%, मैं क्या कहूँ 100% से भी ऊपर है ना, इसमें से 2-3 क्वेश्चन टारगेट करेगा तो ही करेगा, ठीक है। तो समझ में आएगा परिमेय संख्या, जो p/q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या। और याद रखिए, p को आप अंश भी बोल सकते हैं और q को हर बोलते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिखते हैं, समझे। जैसे हो जाएगा √3, √2, √5, √7, ये डॉट 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 आगे तक जाएगा, समझे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो है √9 ये नहीं होगा। कहोगे सर क्यों नहीं होगा? तो ये √9 है उसका आप वर्गमूल तोड़िएगा तो कितना होगा पता है आपको? वर्ग निकालिएगा तो 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा वर्गमूल। और जानते हैं आपको 3 का स्क्वायर कितना होता है? आप तो जानते ही होगा 3 का स्क्वायर 9 होता है। आपको कहा जाए कि आप है ना इसे रूट में लिखिए, 3 को रूट में लिखिए, तो आप क्या लिखेगा? √3 गुने √3। और आपको ये दे दिया जाए, आगे चैप्टर में पढ़ेंगे आगे, समझे तो आप समझ में आ जाएगा। आपको ये दे दिया जाए यानी कि √3 दे दिया जाए तो आप क्या लिखिएगा? इतना के बदला में, इतना के बदला में आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या समझ में आ गया। अपरिमेय संख्या में एक और है जो आपके एग्जाम में पूछता है, ये 2 + 5/2, ठीक है। ये परिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या बाबू मेरे, ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि √5 का जो है ना कोई वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए अपरिमेय संख्या ये कटेगा ही नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं। चलिए तो मैं बता रहा हूँ आगे क्या है, और इसको याद भी कर लीजिए, बेटर रहेगा क्योंकि एग्जाम में आता ही है। नोट नंबर 1 कॉपी में नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, दोनों में आपका प्रॉफिट है। ये जो पाई होता है ना, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 जो है यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। और मैं बात किया जाए शून्य की, तो शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। अब एग्जाम में जो है परिमेय और अपरिमेय से एक क्वेश्चन पूछता है कि आखिर ये बताइए कि √16/49
ये परमेय है कि अप्रमेय है? तो 16 का जो वर्ग होता है यानी कि वर्गमूल जो होता है 4 होता है, और 49 का कितना होता है? 7 होता है। आपको याद होगा। तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें रूट दो है नहीं है, तो क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब देख कर ही आंसर लगाएंगे, ये सर परिमेय संख्या आपने बताया था। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगेंगे। चलिए, मेरे एनसीईआरटी का किताब है, देख रहे हैं, आपको दिख रहा है। और आज हम पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 1 में 2 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 सवाल है, 5 सवाल है, और क्वेश्चन नंबर 2 में 3 सवाल है। मैं दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर अगले वीडियो में हम आगे सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको एक बात जाननी जरूरी है। यूक्लिड क्या? यूक्लिड, आप तो नाम तो सुने होइएगा, आखिर ये यूक्लिड क्या है? तो यूक्लिड विभाजन का जो है ना, विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में सबसे पहले आपको जानना जरूरी यह है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 बराबर या बड़ा होगा r से, लेकिन b होगा r से बड़ा। इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो आखिर ये ऐसा कैसे हो गया ये सब समझिए। तो देखिए, मैं समझाता हूँ कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप जानते हैं कि भाग जब हम देते हैं और एचसीएफ एलसीएफ तब जानते होइएगा, उसमें एचसीएफ एलसीएफ का ही खेल करना है। तो देखिए, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है? बी है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर आर है। तो ए को बोलते हैं भाजक, और बी को बोलते हैं भाजक, और सी को क्यू को बोलते हैं भागफल, और आर को बोलते हैं शेषफल। इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप बचपन से पढ़े होइएगा कि ए बराबर यानी कि बी क्यू प्लस आर एक फॉर्मूला की तरह होता है, समझे? जहाँ एक भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। आप जानते होइएगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो इसको भाज्य बोलते हैं, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, ये क्या होता है? शेषफल होता है। ये चैप्टर में सारा इसी का खेल है और इसी के आधारित है। अगर एचसीएफ आप जानते हैं तो एचसीएफ आपको है। आपके लिए चुटकी का सवाल सुनिए, मैं इसको मिटा देता हूँ पहले, उसके बाद समझाता हूँ। ठीक है, कहता है चैप्टर नंबर 1 में पहला क्वेश्चन है, पहला सवाल देख लीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करिए। अभी ना बताएं यूक्लिड विभाजन, तो फॉर्मूला क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये फॉर्मूला नोट करके याद रखिएगा। और एक बात याद रखिएगा, जब तक इसमें आपका ये जो शेषफल है 0 नहीं आएगा तब तक आपको गुना या भाग करते रहना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है 135 और 225, इसका क्या करना है? आपको एचसीएफ याद करना है। क्या याद करना है? एचसीएफ, ये ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2 तरीका है। तरीका यह है, इसमें जो ई जो है ना, ए जो होता है ना, वो सबसे बड़ा मान होता है दोनों में। तो दोनों में सबसे बड़ा कौन मान है? तो 225 से 225 हमने ले लिया, और बराबर तो बराबर, ये बी का मान हो गया, ये ए का मान हो गया, तो बी हो गया। बी के कितना? 135, तो पहले से लिख दिया। और क्यू का मान आखिर क्या होगा? तो यहाँ से आप है ना क्यू का वैल्यू निकालेंगे, तो आराम से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए, या तो आप 225 को अंदर लिख लीजिए और 135 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो डिवाइड क्या करेंगे?
तो 35 के पारा में अगर मैं 2 मरते लगाता हूँ तो 35 दूनी तो 70 हो जाएगा, यानी कि 270 हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर 270 है, बिल्कुल नहीं है। तो इससे कम क्या, तो 35 से कम 35, 135, तो 135 लिख देंगे, ठीक है। 0 का 0, 10 में से 9 जाएगा, 3 जाएगा तो 9, 31, 90 बचा। अब जो हमारा ये जो बी था और ये यहाँ आप आ गया क्यू, तो यहाँ आप लिख लीजिएगा क्यू, और क्यू का मान कितना है, 1 है, तो हम लिखेंगे 1। अब प्लस शेषफल कितना है, 90। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे लास्ट में 0 आया, नहीं आया। तो इस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से जो है ना बी का जो मान होगा वो 135 को फिर लेकर यानी बाहर लेकर आएंगे, और 90 को यानी कि लास्ट वाला जो शेषफल है उसको बी के जगह पर लेकर आएंगे। 135 यानी 35, 90 में कितना से भाग गुना करेंगे, या तो 135 आ जाएगा, नहीं तो उससे कम। तो 90 में मैं 2 से गुना करता हूँ तो 9 दूना 18 यानी कि 180 आता है, लेकिन यहाँ पे 180 है बिल्कुल नहीं है, तो 1 से गुना करूँगा, ठीक है। तो शेषफल कितना बचेगा, तो 45 बचेगा। कर लीजिएगा उधर जैसे मैं बताया हूँ भाग करने का। अब क्या करना, 90 पर अब 0 नहीं है तो क्या करेंगे, 0 नहीं आएगा तो फिर मैं इसको उठाकर यहाँ लिया और 45 को फिर यहाँ लिखूंगा। और 45 अब कितना में गुना करिएगा, 2 मरतबा, तो 2 में गुना 45 दूना 90, तो 90 जो आ गया तो अब कितना बचा, तो कुछ नहीं बचा, तो 0 शेष आ जाएगा। तो हमने बताया ना कि इससे में आपका मान जो है ना जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आपको गुना करते रहना, ठीक है। तब इसका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ ये जो क्वेश्चन है इसका एचसीएफ का मान कितना होगा, तो इसका एचसीएफ का जो मान होगा वो होगा बी का मान, यानी कि बी का मान कितना है 45, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 45, ठीक है। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि मैं फिर से समझाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है 196 और 38,220, 196 और 38,220, इसका क्या निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है आपको। तो एचसीएफ एकदम आराम से निकालिएगा। देखिए क्या करना है, कि दोनों में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा ये है, तो मैं इसे यहाँ ले लेता हूँ बराबर के 196 को लिख दिया। और 196 में भी आपको कितना से गुना करना है ताकि इतना आ जाए, नहीं तो कुछ उससे कम और कुछ शेष भी बचे। तो देखिए 196 में 195 से मैं गुना करता हूँ तो टोटल यानी कि 3820 ही आएगा। अब गुना करके देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा, तो 0 बचेगा। अब इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हमने बोला ना बी का आंसर होगा, तो 196 इसका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का तरफ चलते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 में है 867 और 255, 867 और 255। तो आपको पता होगा कि दोनों में से कौन बड़ा है, अभी हमने बताया था 867 बड़ा है तो बराबर में लिख देंगे, और 255 को यहाँ लिख देंगे। अब 255 में 867 यानी कि 255 में कितना से गुना करिएगा, या तो आपको 867 आ जाएगा, नहीं तो उससे कम आएगा, ठीक है। तो देख 255 में अगर मैं 3 से गुना करता हूँ तो ज़्यादा हो जाएगा। देखते हैं थोड़ा सा, 255 में मैं 3 से गुना करता हूँ तो 5 के 15 के 5 80 ले, 5 के 15 के 16 के 80 ले, 3 6 7, ठीक है आ रहा है। तो 30 अगर मैं ज़्यादा 4 मतलब करता तो ज़्यादा आता, ठीक है। आपको क्या करना है, 867 में 255 को घटा देना, तो क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका 102 बचेगा। कितना बचेगा आपका 102 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर 0 आया नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, बी का मान उठाकर यहाँ लेंगे, 255 को उठाकर लाएंगे यहाँ, और 102 है ये शेषफल, इसको इधर ले आएगा।
और 102 में कितने से आप गुना करिएगा, यानी कि 2 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा। तो इसमें कितना बचेगा, तो 45 बचेगा। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा करके। 255 में 204 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 51 बचेगा ना, सॉरी 51 बचेगा। तो यहाँ पर 51 लिख देते हैं, 51 बचेगा। अब यहाँ पे 0 है, बिल्कुल नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, 102 को उठाएंगे, फिर बराबर करके 51 में कितना से आप गुना करिएगा तो 202 आ जाएगा। ठीक है, तो 102 आने के लिए यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो शेष पर क्या होगा, 0, यानी कि 51 दूना 102 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए यानी कि एचसीएफ का जो मान आएगा वो बी का वैल्यू होगा, तो बी का वैल्यू कितना 51 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 51। ठीक है।